हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चल रहा था, ठीक है, उसका हम अगला प्रश्न जो लॉन्ग का है, तीसरा प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और ध्यान से कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा कि सबसे पहले देखते हैं कि आज का प्रश्न है क्या। प्रश्न नंबर 3 शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रथम जनक कौन था। भारतीय संविधान के संदर्भ में आप इस सिद्धांत से क्या समझते हैं। इट मीन्स कि सब शक्ति पृथक्करण का जितने भी कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न है, उन सभी का जो समावेश है हमने इस क्वेश्चन में कर दिया है। शक्ति पृथक्करण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसका यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये बात इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने पहले ही बता दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शक्ति पृथक्करण के आंसर को। सबसे पहले देखेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार इस सिद्धांत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में राज्य की तीनों शक्तियों अर्थात कार्यकारिणी, विधायी एवं न्यायिक शक्तियों को निहित नहीं किया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि यदि विधायी एवं कार्यकारिणी शक्तियों को एक ही व्यक्ति में या व्यक्तियों के समूह में निहित कर दिया जाता है तो यह खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यदि कानून ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू किया जाएगा जो उसे स्वयं बनाता है तो उसके परिणाम स्वरूप मनमानी नियम बनाए जाएंगे। यदि एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में कार्यकारिणी तथा न्यायिक शक्तियों को निहित कर दिया जाएगा तो उसमें ऐसे कार्य संपन्न होने लगेंगे जो पूरी तरह से अत्याचार पूर्ण होंगे। इट मीन्स के जो शक्ति है, जो प्रशासन, ठीक है, की जो शक्ति है, ठीक है, वो तीन ही जो मत है, ठीक है, जो उनमें बटी हुई है। ठीक है, जो कार्यकारिणी है, न्यायपालिका है, विधायी है, ठीक है, इन तीनों में अगर इन तीनों शक्तियों को किसी एक ही व्यक्ति में बांट दिया जाए तो उसके क्या होंगे, ठीक है, सही तो उनका यूज नहीं होगा, लेकिन गलत होना स्वाभाविक होगा। ठीक है, फिर उनके लिए भी हमें अलग से शक्तियां बनानी पड़ेंगी उनको नियंत्रण करने के। लेकिन इसमें क्या है कि जो शक्तियां अगर ऐसा किसी व्यक्ति में इन तीनों शक्तियों को दे दिया गया या किसी उसको को जो इन तीनों को बनाता है तो उसका अत्याचार पूर्ण होना स्वाभाविक है। राज्य की तीनों प्रकार की शक्तियों का केंद्रीकरण निश्चय ही जिम्मेदारी कानूनों के मनमानी प्रयोग द्वारा दमनकारी एवं अत्याचारपूर्ण वातावरण का जन्म देगा। ठीक है, मतलब कि अगर तीनों जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनको अगर एक साथ में करके किसी को सौंप दिया तो उसका जो यूज है, जो प्रयोग है, ठीक है, तीनों प्रकार की जो शक्तियां हैं, दमनकारी होगा, मनमानी तरीके से होगा, अत्याचारपूर्ण वातावरण का भी जन्म होगा, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, होगी ही, होती नहीं है, होगी ही। आगे है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस बात में निहित है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है इस बात के अंतर्गत है कि राज्य की तीनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, मतलब कि जो तीनों शक्तियां हैं उसका अलग अलग विकेंद्रित बंटवारा हो, जिससे मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, जिससे मानवीय अधिकारों की रक्षा हो सके। राज्य के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यों को बिना एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए हुए पृथक पृथक रूप से करें। समझ में आया। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि शक्ति क्या होती है। देखो, जो प्रशासन द्वारा, ठीक है, प्रशासन द्वारा मतलब कि जो सरकार द्वारा, ठीक है, जो तीन हमारी शक्तियां हैं, जहां से तीन शक्तियां बनती हैं, कहां से बनती है, एक तो विधायिका से बनती है, एक कार्यपालिका से बनती है और एक न्यायपालिका। हमारे जो देश की जो शक्ति है वो तीनों शक्तियां, ठीक है, इन्हीं तीनों में है। इनको कहते हैं शक्ति। देश के लिए करने की, सरकार को बनाने की, विधियां बनाने की, उनको निष्ठ करने की कार्यपालिका करती है कि कार्य जिन जिन के कार्य हैं वो क्या सही हैं गलत हैं उनको देखने की, ठीक है, विधायिका उनको विधि बनाती है, न्यायपालिका जिनके साथ अत्याचार हुआ है या होता है उनको न्याय दिलाने की। तीनों शक्तियां ही महान है, इनको कहा जाता है शक्तियां। अब इनका शक्तियों का बंटवारा, इन शक्तियों का अलग अलग मतलब 1, 2
और 3, इन तीनों को अलग अलग करना निश्चित है, उचित माना जाए, क्योंकि अगर ये तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के मतलब किसी एक व्यक्ति या एक संगठन को दे दी हमने, ठीक है, तो वो इनका मनमानी से क्या करेगा, अपना यूज करेगा और खुद के लिए यूज करेगा, पर्सनली यूज करेगा, ठीक है, और दूसरों के ऊपर उसका दमन कर सकता है, ठीक है, दूसरों की स्वतंत्रता छीन सकता है। कहने का मतलब अनैतिक कार्य होने तय है। इसलिए जरूरी है कि इनका कार्य जो है वो अलग अलग कर दिया जाए और अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि तीनों जो हमारी शक्तियां हैं, ठीक है, बड़ी शक्तियां हैं, इन तीनों का जो कार्य है वो सही ढंग से हो सके। चलिए, वेड और फिलीपींस के अनुसार देखते हैं शक्ति पृथक्करण को क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वेड और फिलीपींस ने इस सिद्धांत के निम्नलिखित 3 अर्थ बताए हैं। नंबर 1 है, व्यक्तियों का एक ही समूह सरकार के 3 विभागों में से एक विभाग से अधिक विभाग का निर्माण न करे। सबसे पहला है कि शक्ति पृथक्करण का जो नियम है, सबसे पहला ये होना चाहिए कि किसी एक ही सरकार या एक ही ग्रुप का कोई भी एक ही ग्रुप हो या एक ही विभाग हो, एक ही पार्टी हो, वो तीनों का निर्माण ना करे, अलग अलग पक्ष होने चाहिए। दूसरा है कि एक विभाग अन्य दूसरे विभाग के क्षेत्र अधिकार पर न तो किसी प्रकार का नियंत्रण करे और न ही किसी प्रकार का उस पर हस्तक्षेप करे। मतलब कि 3 लोग अलग अलग हो गए, एक दूसरे से ना कहे, दूसरा तीसरे के में कुछ भी कार्य में हस्तक्षेप ना करे, या फिर उसके कार्य के जितना भी क्षेत्र आता है, जितने भी उसके पास दायित्व है, ठीक है, उनके लिए कोई भी प्रबंध ना करे। तीसरा है, एक विभाग दूसरे विभागों के कार्य का पालन ना करे। कार्यकारिणी कभी भी विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का पालन नहीं करेगी। इस प्रकार न्यायपालिका विधायी तथा कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। यहाँ विधि न कि मनुष्यों की सत्कार होगी। मतलब कि क्या है कि जो तीनों हैं, ठीक है, विधायी, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों ना तो ये इससे कोई वास्ता रखेगी ना इससे वास्ता रखेगी, ठीक है, ना तो ये इसके शक्तियों का पालन करेगी ना इसकी शक्तियों का पालन करेगी, ठीक है, ये अपने क्षेत्राधिकार में अपना काम करेगी, अपने क्षेत्राधिकार में अपना कार्य करेगी, ये अपने क्षेत्राधिकार में अपना कार्य करेगी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो सर्वोपरि है। भारतीय संविधान के प्रावधानों से कठोर अर्थ में शक्ति पृथक्करण का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। संविधान में तीनों अंगों के कार्यों में पूर्ण रूप से विभाजन नहीं किया गया है। केंद्र में कार्यकारिणी शक्तियां अनुच्छेद 53 के अधीन राष्ट्रपति को तथा अनुच्छेद 154 के अधीन राज्यों के राज्यपाल में निहित की गई है, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग तीनों को एक साथ अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास भी उसकी कुछ अधिकार हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास भी उसके कुछ अधिकार हैं। राष्ट्रपति केंद्र में प्रधान होने के नाते अपने अधिकारों का प्रयोग संवैधानिक रूप में मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है, ठीक है। मतलब केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो केंद्र का मालिक होता है और उनके जो कार्य, अपने जो अधिकार हैं, उनका जो काम है, उनका जो प्रयोग है वो संवैधानिक तौर से करता है, ठीक है, और मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से ही करता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति को विशाल विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। मतलब राष्ट्रपति को उससे भी ज्यादा विधायी शक्तियां प्रदान है, लेकिन यह उन सभी मामलों के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का पता है आपको कि जब राष्ट्रपति नहीं होता तो तब एक अध्यादेश जारी होता है। मतलब कि जब कहीं पर कोई अनैतिक घटना हो जाती है तो उस अनैतिक घटना को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक अध्यादेश, एक पत्र जारी होता है जिसको अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उस समय पर किया जाता है जब जो संसद में जो दोनों पक्ष होते हैं, ठीक है, जो संसद में दोनों पक्ष होते हैं वो उस समय पर नहीं बैठते हैं तब, तो जो संसद के विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 392 तथा 392 के अधीन वह विद्यार्थी शक्तियों को ही संचालित करता है। भारत का राष्ट्रपति न्यायिक कार्यों को भी संचालित करता है। जब संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता का प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के अधीन उसका निर्णय करता है। इसी प्रकार जब न्यायाधीश की आयु से संबंधित विवाद उठता है तो उसका भी निपटारा राष्ट्रपति
करता है। ठीक है, इस बात में समझ में आ गया। चलिए, संसद के दोनों सदनों के न्यायिक कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि दोनों सदन जो होते हैं संसद के, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है तो सदन का एक भवन अभियोजक का कार्य करता है तथा दूसरा सदन, ये सदन है, ठीक है, सदन उन आरोपों की जांच करता है तथा इस पर निर्णय देता है कि अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है, कोई अब महाभियोग जारी होता है, ठीक है, तो सदनों के जो दोनों सदन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तो उस पर जो आरोप लगे हैं, ठीक है, उनको सुनता है, दूसरा उनकी जांच करता है। अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप सिद्ध हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं हो सकता। यदि वह अनुच्छेद 75 के अधीन संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह किसी सदन में बैठ सकता है और इस सदन में वह किसी विषय पर मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। मतलब कि जो संसद में जो सदस्य बैठते हैं ये उनके लिए है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह से मतलब 6 महीने से अधिक के लिए नहीं रह सकता, 6 महीने में ही रह सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। और जब वह किसी और सदन का सदस्य नहीं है, मतलब कि दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो उसके बाद वो किसी भी सदन पर जाकर के बैठ सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन पर जाकर बैठ सकता है और किसी भी अगर कोई विषय है उस पर अपना मत दे सकता है कि भाई मुझे ये मत पसंद है, मैं इसके साथ हूँ। चलिए देखिए, उदय राम शर्मा बनाम भारत संघ AIR 1968 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। न्यायपालिका ने पुनः यह निरूपित किया कि शक्ति पृथक्करण का यह स्पष्ट परिभाषित अमेरिकी सिद्धांत भारत में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कि पृथक्करण का जो नियम है पूर्ण रूप से भारत में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद में इसके जो संविधान है उसमें इसके ऊपर कोई भी इस तरह की बात नहीं कही गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है पृथक्करण की। आधुनिक युग में पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या एक नए अर्थ में की जाती है, जिसके अंतर्गत शक्तियों के कार्य संबंधी विभाजन पर बल दिया जाता है। इस नए अर्थ में सरकार ने के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन प्राप्त करने की धारणा पर जोर दिया जाता है। देखिए, अभी में जो करंट में पोजीशन चल रही है उसमें क्या है कि इसकी जो सिद्धांत, पृथक्करण के जो सिद्धांत की व्याख्या है वो एक नए तरीके से की जा रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, ठीक है, उनका संतुलन बनाए रखना है कि सब अपने अपने काम अच्छे तरीके से करें और उन तीनों के बीच में टकराव ना हो, मतभेद ना हो, इसलिए संतुलन बना रहे। सरकार के तीनों अंगों के बीच रोक तथा संतुलन, चेक एंड बैलेंस के द्वारा संतुलन प्राप्त किया जाए। आगे है कि न्यायपालिका पर कार्यकारिणी के प्रभाव को समाप्त किया जाए तथा तीनों अंगों के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए। ठीक है, अभी क्या है कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, उस पर कार्यकारिणी जो है उसका प्रभाव है, होगा ही। देखो, न्याय करने वाली है, न्याय तो वो तब करेगी जब कार्यपालिका में कोई त्रुटि होगी या फिर कोई समस्या होगी, अगर वो उसकी मदद नहीं करी तो उसका मदद करती। लेकिन इसमें कहा गया है कि दोनों के जो कार्य हैं वो अलग होने चाहिए, एक दूसरे के जो प्रभाव है, एक दूसरे से जो प्रभाव कर रहा है ना, वो समाप्त हो जाना चाहिए। आगे है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यकारिणी से पूर्णतः अलग करने का प्रावधान किया गया। हालांकि राज्य की नीति निदेशक अनुच्छेद 50 पृथक्करण के सिद्धांत की पूर्णता सूचित नहीं करता। मतलब कि कहा तो गया है अनुच्छेद 50 में पृथक्करण के, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा गया। जो भी हो, भारतीय विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में जहां न्यायिक प्रशासन के सुधारों का पर प्रकाश डाला है, वहां यह भी कहा है कि कार्यकारिणी को न्यायपालिका से पूर्णतः अलग होना चाहिए, क्योंकि कार्यकारिणी जो है वो न्यायपालिका पर प्रभाव डालती है और न्यायपालिका जो है उसके जो फैसले होते हैं, ठीक है, वो कार्यकारिणी पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। देखो, एक बात कही गई है, तुमने कभी मूवियों में, फिल्मों में पे सुना होगा, ठीक है, मूवियों में भी सुना होगा कि पुलिस जो है वो किसी अपराधी को पकड़ के लाती है,
ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, पावर उसकी बहुत है, इस राजनीति में है, ठीक है, तो वो वकील और जज और न जाने क्या क्या तरह के वो करके वो वहाँ से छूट जाता है। तो यहाँ पर जो कार्यकारिणी है, ठीक है, उसका मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है, यार हम इतनी मेहनत करके उसको पकड़ते हैं और न्यायपालिका उसको बिना ठीक से चेक किए या फिर अपने गलत तरीकों के कारण से वो उसको छोड़ देती है। इस तरह से प्रभाव पड़ा यहाँ पर। अब इस पर न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसने किसी केस के लिए इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ कार्य किया, उसके बाद में वो उसने गलत ठहरा दिया, तो जो न्यायपालिका है वो तो सबूतों पर जाएगी भैया, जो चीज़ उनके पास में मिली है उसी के अनुसार तो वो क्या देगी, फैसला करेगी ना। तो अब क्या है, अगर गलत रिपोर्ट ही गई होगी तो फैसला भी आगे गलत ही होगा। इसलिए दोनों के जो कार्य हैं वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो संविधान में यही कहा गया है कि इन दोनों का जो काम है वो अलग अलग हो जाना चाहिए। आगे है कि वहां यह भी कहा गया है कि कार्यकारिणी को न्यायपालिका से पूर्णतः अलग होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती AAR 1973 में कहा है कि संविधान की सर्वोच्चता तथा शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण है, ठीक है, वो भारतीय संविधान के ही अकॉर्डिंग है। आगे के भारतीय गणतंत्र के तीनों अंग विधायिका, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में क्षेत्राधिकार को हड़प नहीं सकते और संविधान की यह योजना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके भी बदली नहीं जा सकती। ठीक है, देखिए विधायिका का जो कार्य है वो कार्यकारिणी नहीं कर सकती, ना ही ले सकती है, और ना ही न्यायपालिका। तीनों के कार्य अलग अलग है, लेकिन प्रभावित तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्यों को कोई भी नहीं क्या हड़प सकती। कैसे, विधायिका काम है विधि बनाना, तो कार्यकारिणी कभी भी विधि नहीं बना सकती, उसका काम कार्य करनी है, देखना है, वो ही करेगी। अब न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ठीक है, तो विधायिका का काम है केवल विधि बनाना, वो न्याय करना नहीं है। और कार्यकारिणी का जो काम है वो कार्य को देखना है, ठीक है, कर्मों को देखना है, उनकी पुष्टि करना है, जुर्मों की पुष्टि करना है, तो वो न्यायपालिका नहीं करती, वो तो केवल फैसला सुनाती है, न्याय करती है। अब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के गुण, इस सिद्धांत के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। दूसरा, शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। तीसरा है निष्पक्ष न्याय की संभावना। तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। यदि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को एक ही शासन के हाथ में सौंप दिया जाए तो वह स्वेच्छापूर्ण दमनकारी कानूनों का निर्माण करेगी और अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए कठोर से कठोर कानूनों का पालन कराएगी, किंतु कार्यों का विभाजन होने से कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। दूसरा है कि शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। चूंकि शक्तियों के विभाजन होने से शासन के तीनों कार्य विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के हाथों में होंगे, अतः शासन संचालन में कुशलता की वृद्धि होगी। ठीक है, 2 फैक्ट समझ में आ गए। तीसरा फैक्ट है कि निष्पक्ष न्याय की संभावना। शासन के तीनों अंगों के विभाजन में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और व्यवस्थापिका के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त होगी, अतः यह न्याय का कार्य निष्पक्ष और निडर होकर करेगी। देखिए जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो व्यवस्थापिका का ही कोई केस आ गया, मतलब कि किसी मंत्री ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो किस पर दबाव बनाएगा, भैया तुम मेरे अंदर हो, सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और ये होता भी है, ठीक है, ये होता भी, आपने देखा होगा, तो इस पर वो दबाव बनाता है। ठीक है, लेकिन संविधान कहता है कि कोई ये जो न्याय है, न्यायपालिका, वो किसी भी दबाव में ना आकर के अपने कार्य को पूर्ण रूप से करे। तो वो ना तो अगर किसी के प्रति आरोप है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई भी हो, सबके खिलाफ क्या करेगी, वो कार्रवाई करेगी कार्यपालिका, और उसके बाद में न्याय करेगी न्यायपालिका। लेकिन अगर तीनों ही शक्तियां एक के हाथ में होंगी तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते नहीं है हमारे चाचा विधायक हैं, विधायक है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कार्यपालिका को भी अपने अंडर में रख सकते हैं और न्यायपालिका को भी। ठीक है, क्योंकि विधायक का कोई बच्चा है, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो पहले तो पुलिस फोन कर दे कार्यपालिका, अरे वो मेरा बेटा है भाई, उससे कोई मत कहना कुछ भी, भले उसने जुर्म किया। दूसरा क्या करेगा वो, अब उसको अगर भूल भी दिया, दूसरे लोग चले भी गए न्यायपालिका, तो न्यायपालिका कहता है अरे उसके पक्ष में फैसला मत सुनाना, उसके पक्ष में ही फैसला सुनाना, अपोजिट में मत सुना देना। तो इससे क्या होगा, ये जो कार्य हैं इनके दोषपूर्ण हो जाते हैं।
सब्तिक पृथक्करण सिद्धांत के दोष क्या है वो देख लेते हैं। इस सिद्धांत के निम्नलिखित दोष है। यह सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से संभव है, संसदात्मक पद्धति का अभाव होता है, अच्छे कानून का निर्माण असंभव होता है, शासन के अंगों में संघर्ष की संभावना है और तीनों अंगों का समान महत्व देना अनुचित है। तीनों को हम महत्व अनुचित है नहीं दे सकते। चलिए थोड़ी सी डिटेल से पढ़ते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत अव्यवहारिक है। उदाहरणार्थ शक्ति पृथक्करण की दशा में कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका ही कर सकती है, किंतु आपातकाल में कार्यपालिका को भी अध्यादेश जारी करके संकट की स्थिति में निपटना पड़ता है। अतः ऐसी अवस्था में अध्यादेश जारी करना असंभव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि संसदात्मक पद्धति का अभाव होना। चूंकि संसदात्मक पद्धति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली का लागू होना असंभव। अगला पॉइंट है हमारा कि अच्छे कानूनों के निर्माण का असंभव। कार्यपालिका यह अच्छी तरह से जानती है कि देश में किस समय किस कानून की आवश्यकता है, किंतु शक्ति पृथक्करण की अव्यवस्था में कार्यपालिका उन कानूनों को नहीं बनवा सकती। क्योंकि भाई देखो, किसी ने कोई कानून लेकर के आया, जैसे 3 तलाक का कानून था, 3 तलाक का कानून था, ठीक है, वो कानून तो आ गया लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भैया उसमें कार्यपालिका भी तो है। वो कह देते हैं अरे ठीक है देखेंगे, रुक जाओ, अभी वो बीच में अड़चन लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शासन के अंगों में संघर्ष की संभावना। ऐसी अवस्था में शासन के तीनों अंगों अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेंगे। जब तक उनमें आपसी सहयोग और समन्वय की भावना नहीं होगी, देश का शासन सुचारू रूप से फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है। आगे है कि तीनों अंगों को समान महत्व देना अनुचित है। अब तीनों अंगों को समान महत्व मतलब एक समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सबके कार्य अलग है, उद्देश्य अलग है, महत्व अलग है। फिर भी वास्तव में तीनों अंगों को समान महत्व देना अनुचित है, बिल्कुल कतई सही नहीं है। व्यवस्थापिका को सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व सहयोग करती है और अपने कानूनों के द्वारा जन इच्छा की अभिव्यक्ति पूरी करती है। अन्य अंग इसके बनाए हुए कानूनों को लागू करते हैं, जो अपेक्षाकृत उसकी इच्छा अनुसार कम महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। ठीक है। चलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व क्या है। भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीमित अवस्था में इस संवैधानिक विश्वास पर लागू होता है कि एक विभाग वह कार्य जो उसे सौंपा गया है स्वयं ही करेगा, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेगा या फिर किसी और को नहीं सौंपेगा। फिर भी कार्यपालिका अधीनस्थ विधायन अर्थात कानून निर्माण का कार्य कर सकती है, बशर्ते कि विधानमंडल उसे ऐसा करने की शक्ति प्रत्योजित करे, मतलब शक्ति देने के लिए उसको क्या करे, हक दे। चलिए आगे चलते हैं। नहीं आगे क्या, अब तो क्वेश्चन समाप्त हो गया हमारा, तो यहीं तक का था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको कर लो। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लो। कोई पॉइंट हो जो उसका महत्व समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पेपर की तैयारी ध्यान से करें, अच्छे से करें, चिंता ना करें, सबके अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए